जहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। केशव बाबू शिवहरे, विष्णु शिवहरे और दीपक शिवहरे की संपत्ति कुर्क हुई है। पिता, पुत्र और चाचा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तीनों पर नशीला पदार्थ की तस्करी और जमीन कब्जा करने का आरोप है। 1 अरब 42 करोड़ 45 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। इसी के साथ 5 स्टोन क्रशर, 42 गाड़ियां, 3 कॉलेज, 350 बीघा जमीन भी कुर्क की गई। इन आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। इससे पहले तीनों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तीनों हमीरपुर के सिसोलर इलाके के रहने वाले हैं। तो बड़ी कार्रवाई की गई है आज हमीरपुर में। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे कह सकते हैं। केशव बाबू शिवहरे, विष्णु शिवहरे और दीपक शिवहरे की संपत्ति कुर्क हुई है। पिता, पुत्र और चाचा की संपत्ति कुर्क की गई है। तीनों पर नशीला पदार्थ की तस्करी करने और जमीन कब्जा करने का आरोप है। 1 अरब 42 करोड़ 45 लाख की बेनामी संपत्ति आज कुर्क की गई है। और इसी के साथ 5 स्टोन क्रशर, 42 गाड़ियां, 3 कॉलेज, 350 बीघा जमीन भी कुर्क हुई है। यहां आपको यह भी बता दें कि इन आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इससे पहले तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उनको जेल भेजा जा चुका है और तीनों हमीरपुर के सिसोलर इलाके के रहने वाले हैं। आगरा के लाल शुभम गुप्ता राजौरी के बाजीमाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में शहीद हो गए। जैसे ही शहीद होने की खबर आगरा पहुंची, परिवार के साथ परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की और साथ ही उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नाम शहीद शुभम गुप्ता के नाम पर करने की घोषणा भी की है। सीएम योगी ने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार परिवार के साथ है। प्रदेश सरकार द्वारा शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। कल 3:45 बजे उसकी यूनिट के ऑफिसर्स का फोन आया था। उन्होंने बताया कि कोई एनकाउंटर हुआ, उसमें शुभम इंजर्ड है और आईसीयू में भर्ती है। हम कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ आभास हुआ, हमने फिर कंटिन्यूएशन रहे तो उन्होंने शाम को फिर ये बताया, 7 बजे डिक्लेयर किया कि वो शहीद हो गया है और बहुत बड़ा काम करके गया है। मैं गर्व करता हूँ अपने बेटे पर। उसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, हमारे लिए फख्र की बात है। आज हमको हमारा गौरव बढ़ा दिया है उसने। बचपन से ही होनहार था शुभम जो है, बहुत होनहार, शुरू से ही वो जो भी कुछ करना चाहता था केवल एक ही बात कहता था, हट के करना चाहता हूँ, डिफरेंट विद अदर्स, अलग हट के करूँगा। वही उसने किया। उसको सिग्नल मिला था, वहाँ से उसने प्रोविजन ऑप्ट किया, पैरा एसएफ बन गया, 9 पैरा ले लिया, फिर कमांडो ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ। वो केवल एक ही काम पिछले 15 दिन से कह रहा था कि मेरा एक काम रह गया है, वो काम करके बहुत जल्दी आऊँगा। मेरा जैसे ही काम होता है मैं तुरंत आता हूँ, बस कभी भी हो सकता है। मैं लगा हूँ उसमें, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं दूसरे तीसरे दिन छुट्टी आ जाऊँ। आखिरी बार कब बात हुई? परसों बात हुई है मेरी। आने के लिए कह रहा था कि पापा बस 2-3 दिन में काम होने वाला है, मैं आता हूँ, जल्दी आता हूँ। लगभग 25-26 के आसपास वो आने वाला था। कह रहा था कि 9 तारीख तक, उसके छोटे भाई का बर्थडे था, कि 9 तक रुकूंगा, और अगर 9 से पहले जाना हुआ तो फिर बर्थडे उसका पहले 1-2 दिन पहले सेलिब्रेट कर लेंगे। आज सेना के लोगों से कोई बात हुई आपकी? हाँ, कई लोग यहाँ लोकल पैरा के लोग भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। रात को कर्नल साहब आए थे, एडम कमांडेंट। और संभल में 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कई सालों से स्थिति की घोषणा का इंतजार था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और सीएम योगी को भी न्योता दिया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रमुख और देश भर के साधु संतों को बुलावा दिया जाएगा और इसी साल हाईकोर्ट ने मंदिर निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रशासन की आपत्ति के बाद
रोक लगाई गई थी। दरअसल पिता ने जिस बेटे को नाजू से पालकर काबिल बनाया, उसी बेटे ने अधिकारी बनकर 88 साल के बुजुर्ग पिता को घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग अपनी बेटी को लेकर डीएम के दफ्तर पहुंचे। डीएम ने बुजुर्ग की व्यथा सुनकर बेटे से लैंडलाइन फोन पर बात की। डीएम ने बुजुर्ग के पुत्र को जिम्मेदारी याद दिलाई तो बेटा नहीं माना। फिर डीएम ने बेटे को सीनियर सिटीजन एक्ट की याद दिलाई तो बेटा राजी हो गया। बुजुर्ग पिता कृषि प्रसार विभाग से रिटायर हुए हैं और बेटा देश की नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर तैनात है। बेटे ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 2.5 करोड़ रुपए का मकान खरीदा है। बुजुर्ग का आरोप है कि उनका बेटा और पुत्रवधू उनका ख्याल नहीं रखते हैं, परेशान करते हैं। इतना ही नहीं, उनके बेटे ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो अब अपनी छोटी बेटी के साथ रहते हैं। सरकार ने भी नियम बनाया हुआ है कि किसी भी बुजुर्ग को जो 60 साल से ऊपर के, अगर उसके बच्चे संपत्ति से बेदखल करते हैं या उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, उनका पालन पोषण नहीं करते हैं, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और विधिक रूप से भी उनको बाध्य किया गया है। नहीं तो उनके संपत्ति से या उनकी सैलरी से लेकर के उनके माता पिता को दिया जाएगा। और ये हम सभी को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से समाज में हम लोग कैसे अपने मूल्य भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं कि जिस माँ ने, जिस पिता ने हमको पैदा किया है, हम उसी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर बताया जा रहा है कि बार बार यहां पर जिस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही थी, इसी दौरान अवैध बार का खुलासा भी हुआ है और अय्याशी का अड्डा बने नोएडा में अवैध फार्म हाउस को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा मार्ग की शराब आबकारी विभाग ने यहां से बरामद की है। इवेंट मैनेजर सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 5 पेटी शराब बरामद की गई है। एक्सप्रेस वे थाना क्षेत्र में संचालित थी अवैध पार्टी और वहीं पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध फार्म हाउस पर अवैध बार का खुलासा हुआ है। खबर एटा से है, जहां पर बिजली के तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। खड़े डंपर पर तिरपाल डालते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक मजदूर कोतवाली इलाके के गांव असरोली का रहने वाला है। मजदूर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। कोतवाली देहात के कासगंज रोड पर जहारवीर बाबा मंदिर के पास का यह मामला है। जे दिलावर बुला गल है वो बाकी हमारी तरपाल खोल दा। ठीक है जे तरपाल खोले और ऊपर बिजली खोल दा, दिलावर ने चढ़ा दिया। उसके ऊपर से तार निकल रही थी क्या? हाँ। हाई टेंशन वाले? हाँ, और दिलावर ने चढ़ा ऊपर। ड्राइवर ने चढ़ाया था तो मौके पे मौत हो गई, हॉस्पिटल लेकर आए थे? ना मौके पे, हम मौके पे हम तार उठाए, हमने से कहा था बांस से और मड़िया में तोड़ के लाए। हम अकेले आते वहाँ बांस उठाए रहे। तो मैं इमरजेंसी लेकर पहुंचे, आए थे आप? ना कोई नहीं आई। अच्छा, वहीं ले गए। हाँ। कानपुर देहात में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पेड़ से यहां पर एक कार टकरा गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 5 लोग घायल हो गए। खबर है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और साथ ही अधिकारियों को मौके पर तुरंत पहुंचने के निर्देश भी दिए। पहुंचने के बाद 4 लोग, जय सिंह और उनकी सगी बहन प्रिया सिंगर जी, उनकी भतीजी प्रिया बच्ची और एक गांव के ही रन्नो देवी महिला, ये 4 लोग मृत्यु घोषित किए गए हैं। एक ड्राइवर और बाकी 4 बच्चे घायल हैं। उनमें से 4 लोग सुरक्षित हैं। एक बच्चा अंश थोड़ा सा क्रिटिकल होने के वजह से उनको कानपुर नगर हेलेट रिफ़र किया गया है। इन सभी को देखभाल किया जा रहा है और लगातार इनकी मदद की जा रही है। बाकी अन्य कोई भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। कोई लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं है, सभी लोग मौके पर हैं। महाराजगंज में एक प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमी से शादी की जिद पर प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़ गई। प्रेमिका को मनाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। काफी मशक्कत के बाद मोबाइल टावर से उसे उतारा गया। दरअसल शादी के दबाव के बाद प्रेमी फरार हो गया। मौके पर पहुंची भिटौली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। थाना भिटौली के सिमरा राजा टोल प्लाजा के पास की घटना है। कानपुर में प्रदूषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह से ही सड़कों पर धुंध छाई हुई है, जिसका असर दोपहर तक देखने को मिला। फिलहाल कानपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के
पास पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सड़कों पर भारी धूल भी देखने को मिल रही है। धूल जम गई है और लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं। डॉक्टर्स का यह मानना है कि जहरीली हवा बेहद खतरनाक है। प्रदूषण के कारण सांस के माध्यम से शरीर के अंदर जा रहे हैं और लोगों को बीमार कर रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन इंडस्ट्रियल एरिया पर कार्रवाई तो जरूर कर रहा है, लेकिन प्रशासन के लिए प्रयास फिलहाल अभी नाकाफी साबित हो रहे हैं। कानपुर की हवा खराब हो चली है। यही वजह है कि AQI लेवल अब 275 तक पहुंच चुका है। अगर कानपुर के 4 सेंटर्स की बात की जाए तो इन 4 सेंटर्स में 250 से लेकर 275 तक AQI लेवल पहुंचा है। ऐसे में पर्थ भी साफ तौर पर देखी जाती है स्मॉग की। सुबह और शाम दोनों वक्त स्मॉग बढ़ता जा रहा है, जो सांस के रोगियों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। अगर डॉक्टर्स की माने तो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग या वो लोग जिन्हें चेंज ऑफ क्लाइमेट या जिन्हें सांस की तकलीफ है वो मास्क लगा के चलें। और ऐसे में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अब जिन फैक्ट्रियों से या जिन चिमनियों से धुआं निकलता है उनकी फोटोग्राफी की भी शुरुआत कर दी और निर्माणों पर भी अब अधिकारियों की पैनी नजर बनी हुई है ताकि इस प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और ठंड के दस्तक के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 26-27 नवंबर को बारिश का पूर्वानुमान भी जताया है। देखिए, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। कल से आज 1 डिग्री ही कम हुआ है। कल था 10, आज 9.2 जो दिख रहा है आपको। तो ये जो आ रहा है ये डेली वेरिएशन में 1 डिग्री ऊपर नीचे हो ही सकता है। बट अभी जो वेदर हुआ है, ये जो थोड़ा सा जो ड्रॉप हुआ है वो पहाड़ों में थोड़ा बहुत बर्फबारी जो हुआ था पिछले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, जो अभी थोड़ा आगे मूव कर गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, वो काफी डीप होगी और उसके चलते यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट। मौसम की शुरुआत हो गई है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को जिले में डेंगू के 11 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य महकमे और नगर निगम में खलबली मच गई। हालांकि अचानक से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर सीएमओ का यह कहना है कि मेडिकल कॉलेज की लैब से एक साथ 2-3 दिनों की रिपोर्ट भेजे जाने की वजह से ही डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही दावा भी किया गया कि पिछले साल की तुलना में इस साल डेंगू के कम मामले सामने आए हैं। डेंगू के केसेस पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष निश्चित रूप से कम नोटिफाई हुए हैं एक्चुअली, और उनकी सीवियरिटी भी कम रही है। पिछले वर्षों के मुकाबले अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष भी नवंबर में ही केसेस की संख्या ज़्यादा थी। आगरा में बीते दिनों हुए ब्रह्मकुमारी आश्रम के अंदर 2 सगी बहनों की आत्महत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था, लेकिन राजस्थान बॉर्डर से पुलिस ने मुख्य आरोपी नीरज को गिरफ्तार किया। ब्रह्मकुमारी आश्रम के अंदर 10 नवंबर को 2 सगी बहनों ने खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड नोट में 4 लोगों को गंभीर आरोप लगाए गए थे। 3 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि मुख्य आरोपी नीरज अब तक फरार था। ब्रह्मकुमारी आश्रम में 2 सगी बहनों के आत्महत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नीरज को राजस्थान बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 10 नवंबर को ब्रह्मकुमारी आश्रम के अंदर 2 सगी बहनों ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। साथ ही 4 पेज का बड़ा सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। 3 लोगों को थाना पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। तो वहीं मुख्य आरोपी नीरज पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। पुलिस ने नीरज की गिरफ्तारी के लिए 4 से 5 टीमों का गठन किया था और लगातार प्रयास कर रही थी। अंत में पुलिस को सफलता मिली और आरोपी नीरज को राजस्थान बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में कौशांबी में प्रॉपर्टी विवाद में रिश्तों का कत्ल हुआ और इसका सनसनीखेज मामला सामने आया। सौतेले बेटे ने यहां बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया और अपनी मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मौके से फरार हो गया। मृतका की हत्या के बाद अब उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में गांव के चौकीदार की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पिता की मौत हो चुकी है और सौतेली मां खेत बेचकर किसी दूसरे शख्स को पैसा भेजती थी, जिससे गुस्साए सौतेले बेटे ने मां की हत्या कर दी।
थाना संदीपन घाट क्षेत्र में माँ बेटे साथ में रहते थे। इसमें माँ बुजुर्ग थी। पारिवारिक कलह को लेकर बेटे ने कुल्हाड़ी के डंडे से माँ को मार दिया था, तो उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था, जिसमें अधिक ब्लीडिंग होने के कारण उसकी डेथ हो गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। उनके घर पे अभी अब कोई बचा नहीं है, इसलिए ग्राम चौकीदार से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंटर नहीं खुलेंगे। कोचिंग सेंटर, मदरसे सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर पाबंदी लगाई गई है। डीआईओएस ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कहा कि सेफ सिटी परियोजना के तहत पाबंदी लगाई गई है। इसके लिए 12 टीमों का गठन किया गया है। सेफ सिटी योजना के तहत छात्रों को सुरक्षित माहौल देने के उद्देश्य से फैसला लिया गया। नोएडा से जेवर तक टीम का गठन किया गया है, जिसमें जहां विशेषकर बालिकाएं पढ़ती हैं तो उनके सिक्योरिटी के लिए विशेष रूप से योजना चलाई गई है। ये 17 नगर निगम के साथ साथ जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी योजना लागू है। और देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में इसमें जो एडवाइजरी जारी हुई है, जो एक्सपेक्ट किया है, जितने भी हमारे इंटर कॉलेज हैं, राजकीय हों, प्राइवेट हों, एडिड हों, कोई भी हों, सभी के एंट्री एग्जिट गेट पर सीसीटीवी कैमरा जरूरी है। भदोही में बीते 20 नवंबर को हुए एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए उसी के गांव के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद हुए विवाद में युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना कोइरौना थाना क्षेत्र के इनार गांव की है। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने गांव के रहने वाले भुल्लर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ की गई तब उसने बताया कि मृतक के बड़े भाई से उसी दिन उसकी मारपीट हुई थी। एक युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला था। उस पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पे पहुंच करके उसकी चूंकि सांसें चल रही थी, उसको प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया था। वहां से उसको ट्रॉमा सेंटर बीएचयू भी रेफर किया गया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो तत्काल जो है इसमें 302 अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने फिर हर एंगल से इसमें जांच की और थाना कोइरौना की टीम ने इसमें सफल 24 घंटे के अंदर ही इसमें अभियुक्त को पकड़ लिया था। खबर अयोध्या से है। भगवान राम की नगरी में देव उठानी एकादशी के मौके पर 5 कोस की परिक्रमा चल रही है। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु भगवान राम की नगरी की 15 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी करने के पश्चात सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं और मठ मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। सुबह से ये आस्था का हुजूम सरयू स्नान के पश्चात मठ मंदिरों की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आराध्य हनुमान जी का दर्शन करने के बाद रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। भगवान राम की नगरी में आस्था शबाब पर है। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसको देखते हुए और सरकार जो अयोध्या का कायाकल्प कर रही है, इन सबको देखते हुए श्रद्धालु तो वैसे भी पहले से भी आते थे, लेकिन इनकी जो तादाद बढ़ रही है निरंतर, और 5 कोसी परिक्रमा हुआ, 14 कोसी परिक्रमा हुआ, तो निश्चित है इसमें इतनी संख्या बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं श्रद्धा भाव भक्ति और बढ़ रहा है। और माँ सरजू का स्नान करके सीधे हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ा रहे हैं लोग और राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, भगवान रामलला का दर्शन कर रहे हैं। बहुत काफ़ी यहाँ पे क्राउड है। मैं फर्स्ट चांस आई हूँ आज के दिन, एकादशी वाले दिन, तो यहाँ पे रश बहुत है, क्राउड बहुत है और ये है कि दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों ने कितने बरसों से यहाँ इंतजार किया है और वो इंतजार हम लोगों का पूरा होने वाला है। हम लोग आने वाले जनवरी में। यार रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए